Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 15 April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. Your patient says that he urinates at night and it is affecting his daytime alertness. You would document this as. आपका पेशेंट आपके पास आकर ये कहता है कि उसे नाइट में कई बार यूरिन पास करने के लिए उठना होता है और इस कारण से उसकी नींद खराब होती है और दिन में उसकी अलर्टनेस प्रभावित होती है। इस सिचुएशन को आप किस प्रकार से डॉक्यूमेंट करेंगे? ओलिगूरिया, नॉक्चूरिया, डिस्यूरिया, पॉलीयूरिया। The right answer is option B. It is nocturia. नाइट को सोते समय बार बार यूरिन वॉइड करने की इच्छा होना नॉक्चूरिया कहलाता है। आइए इसके बारे में और जान लें। नॉक्चूरिया और नॉक्चूर्नल पॉलीयूरिया इज डिफाइंड एज द नीड टू वेक one or more times and pass urine at night. It should be distinguished from enuresis where urine is passed unintentionally during the sleep. दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है एन्यूरेसिस और एक होता है नॉक्चूरिया। अगर कोई 5 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा रात को सोते समय बेड में ही यूरिन पास कर देता है तो इस सिचुएशन को हम एन्यूरेसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पर्सन को ये फील ही नहीं होता, अर्ज ही नहीं होती कि उसे यूरिन पास करना है, अनइंटेंशनली यूरिन आउटपुट देखा जाता है। इस सिचुएशन में इमिप्रामीन जो कि एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करते हैं नॉक्चूरिया की, जिसे आप नॉक्चूर्नल पॉलीयूरिया के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन में पर्सन को ये अवेयरनेस रहती है कि उसका ब्लैडर फुल हो गया है और उसे यूरिन पास करने जाना है, और इसके लिए जब वो नींद से बार बार जागता है तो इस कंडीशन को हम नॉक्चूरिया के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। रिमेनिंग टर्म्स को भी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ओलिगूरिया, ओलिगूरिया का मतलब है यूरिन आउटपुट का नॉर्मल से कम होना। अगर मान लीजिए इन्फेंट्स के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि ओलिगूरिया कंडीशन क्या है, तो आप बताएंगे अगर इन्फेंट में यूरिन आउटपुट 1 ml पर kg पर आवर से कम हो, लेस हो, तो ये कंडीशन ओलिगूरिया है। अगर चिल्ड्रन के केस में आपसे पूछ लिया जाए कि ओलिगूरिया कंडीशन क्या है, तो आप बताएंगे 0.5 ml पर kg पर आवर। और यदि अडल्ट के केस में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि 400 ml से यदि कम यूरिन आउटपुट हो पूरे दिन में तो ये सिचुएशन ओलिगूरिया कहलाती है, लेस यूरिन आउटपुट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करते हैं जो कि है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया शब्द का मतलब है पेनफुल या डिफ़िकल्ट यूरिनेशन। यूरिन पास करते समय अगर पर्सन को डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, तो इसे आप डिस्यूरिया के नाम से जानते हैं। इसके कारणों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है। लास्ट टर्म को डिस्कस करें तो वो है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया शब्द का मतलब है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। अगर किसी पर्सन में पर डे यूरिन आउटपुट 2.5 लीटर से ज़्यादा हो, मोर हो, तो ये कंडीशन पॉलीयूरिया के नाम से जानी जाती है।
नॉर्मल यूरिन आउटपुट आपसे यदि पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 1500 ml। 1.5 लीटर नॉर्मल यूरिन आउटपुट है, और अगर 2.5 लीटर या इससे ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है तो इस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडल लेंथ ऑफ इंसर्शन ऑफ रेक्टल सपोसिटरी इन अडल्ट? किसी अडल्ट पर्सन में रेक्टल सपोसिटरीज को कितना इंसर्ट करना चाहिए? ऑप्शन ए 2 इंचेस बियॉन्ड द इंटरनल स्पिंक्टर, ऑप्शन बी 4 इंचेस बियॉन्ड द इंटरनल स्पिंक्टर, ऑप्शन सी 9 इंचेस बियॉन्ड, ऑप्शन डी 10 इंचेस बियॉन्ड। The right answer is option B. It is 4 inches beyond the internal sphincter. The ideal length of insertion of rectal suppositories in adult is 4 inches beyond the internal sphincter. Suppositories राउंडेड या कोन शेप्ड मेडिसिन्स होती हैं जो कि रेक्टम के अंदर इंसर्ट करके छोड़ दी जाती हैं। जैसे ही ये सपोसिटरी मेडिसिन बॉडी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती हैं, ये मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, पिघलने लगती हैं, और फिर इनका वहाँ से एब्जॉर्प्शन होने लगता है, और फिर जो इफ़ेक्ट्स हम चाहते हैं वो देखने को मिलता है। स्पिंक्टर होता क्या है इसे भी जान लेते हैं। हमारा जो जीआईटी सिस्टम है माउथ से शुरू होकर रेक्टम या एनएस पे एंड होता है। इस रेक्टम एरिया पर जो कि जीआईटी का आखिरी हिस्सा है, वहाँ पर 2 रिंग्स पाई जाती हैं। एक रिंग ये हो गई, दूसरी रिंग ये हो गई। ये इन रिंग्स को ही हम स्पिंक्टर के नाम से जानते हैं। जब भी रेक्टम के अंदर स्टूल कलेक्ट होता है तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे कि जो स्टूल है वो बाहर नहीं आ पाता। जब भी हम स्टूल को पास करना चाहते हैं तब हम यहाँ के मसल्स को रिलैक्स करते हैं और स्टूल पास हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर 2 रिंग्स हो गई या 2 स्पिंक्टर्स हो गए। जो अंदर की तरफ होता है उसे इंटरनल स्पिंक्टर के नाम से जानते हैं, और बाहर वाले को एक्सटर्नल स्पिंक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the size of intravenous cannula used for neonates is? नियोनेट के लिए कौन से साइज के कैन्यूला को आप इस्तेमाल करेंगे? 18 गॉज, 20 गॉज, 22 गॉज या 24 गॉज? The right answer is option D 24 गॉज। आइए एक टेबल के द्वारा क्विकली इम्पॉर्टेंट कैन्यूला कलर, साइज और यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। 14 गॉज साइज का जो कैन्यूला है वो आपको ऑरेंज कलर का मिलेगा, और ये मुख्य रूप से एडोलेसेंट और अडल्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 16 साइज का कैन्यूला ग्रे कलर का होता है। ये एडोलेसेंट या अडल्ट्स में मेजर सर्जरी या ट्रॉमा के दौरान यूज़ किया जाता है, जब मैसिवली अपन को ब्लड या फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करने होते हैं। 18 साइज का जो कैन्यूला है ये ग्रीन कलर का होता है, और ये एडोलेसेंट और अडल्ट्स के अंदर सर्जरी और ट्रॉमा के दौरान यूज़ किया जाता है। बेसिकली 18 गॉज साइज के जो कैन्यूलाज हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन में मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। 20 गॉज का जो कैन्यूला है वो पिंक कलर का होता है, और ओल्डर चिल्ड्रन और एडोलेसेंट अडल्ट सभी में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लू कलर का कैन्यूला जो कि 22 साइज का होता है मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी आप ओल्डर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट और एल्डरली अडल्ट में कर सकते हैं। लास्ट आता है 24 साइज का कैन्यूला जो कि येलो कलर का होता है, और नियोनेट, इन्फेंट और टॉडलर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नियोनेट का मतलब हो गया 0 से 28 दिनों के बच्चे
इन्फेंट्स का मतलब हो गया 28 दिनों से 29 दिनों से लेकर 1 साल की उम्र तक के बच्चे, और टॉडलर्स का मतलब हो गया 1 से लेकर 3 साल की उम्र तक के बच्चे। इन सभी में हम येलो कलर यानी 24 गॉस साइज के कैनुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन अडल्ट? कोई नर्स किसी अडल्ट में आयरन इंजेक्शन किस प्रकार से एडमिनिस्टर करेगी, इसे आपको बताना है। इंट्राडर्मली फोरआर्म में, इंट्रामस्कुलरली डेल्टॉइड मसल्स में, सबक्यूटेनियस रूट से आर्म्स के अंदर, जेड ट्रैक मेथड द्वारा इंट्रामस्कुलरली ग्लूटियस रीजन में। The right answer is option D, Z-track intramuscular। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। Iron injection is irritable, so its administration in well-developed muscles as deep IM to prevent leak of injection। ऐसी सभी मेडिसिन्स जो कि स्किन को स्टेन कर सकती हैं, डिस्कलर कर सकती हैं, या फिर इस स्किन के अंदर इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, उन सभी मेडिसिन्स को हम डीप मसल्स के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। और जब भी हम किसी ड्रग को डीप मसल्स में एडमिनिस्टर करेंगे तो वहाँ पर जेड ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन इंजेक्शन भी स्किन को इरिटेट करने वाली एक मेडिसिन है, इसलिए इसे भी हम डीप आईएम विथ जेड ट्रैक टेक्निक द्वारा एडमिनिस्टर करेंगे। Z-track injection is a method of injecting medication into a large muscle using a needle and syringe। Z-track टेक्निक के द्वारा हम बॉडी के वेल डेवलप्ड और डीप मसल्स के अंदर मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं। दिस मेथड सील्स द मेडिकेशन डीपली विद इन द मसल्स एंड अलाउ नो एग्जिट पाथ बिकॉज इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड स्किन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जेड ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, और जेड आकार का रास्ता बनाना। मान लीजिए ये किसी पर्सन की स्किन है, टिश्यू है, आपने यहाँ से निडल को इंसर्ट किया और मेडिसिन को डिलीवर करके इंजेक्शन को वापस निकाल लिया। तो यहाँ पर जो मेडिसिन आपने डिलीवर की है उसमें चांसेस हैं कि वापस जो यहाँ पर निडल इंसर्शन के कारण एक पाथवे बना है, ट्रैक बना है, इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वापस बाहर आ सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये मेडिसिन वापस बाहर ना आए, इसलिए जेड ट्रैक के द्वारा ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। इस मेथड के अंदर हम पेशेंट में जिस बॉडी पार्ट पर इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं उसकी अपर स्किन को एक साइड में पुल कर देते हैं। अब निडल को इंसर्ट करते हैं और फिर मेडिसिन को इन करने के बाद निडल को इंसर्ट कर देते, आउट कर लेते हैं। जैसे ही इंजेक्शन हम बाहर निकालते हैं तुरंत हम क्या करते हैं, इस स्किन को वापस छोड़ देते हैं। तो अब ये जो रूट यहाँ पर बन रहा था वो इस प्रकार से हो जाता है, यानी कि जो मेडिसिन है वो अब बाहर नहीं आ सकती। दिस इज कॉल्ड द जेड ट्रैक टेक्निक। दिस इज accomplished by displacement of skin subcutaneous tissue 1 to 1.5 inches laterally prior to injection and release the tissue immediately after the injection। ये वही बात है जो हमने अभी डिस्कस की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Give Z-track injection to a large muscle in buttocks, gluteus medius and gluteus minimus। जनरली हम Z-track टेक्निक का इस्तेमाल वेल डेवलप्ड या बटक मसल्स के अंदर करते हैं। बटक एरिया में पाए जाने वाले मसल्स को आप ग्लूटियस मीडियस या ग्लूटियस मिनिमस के नाम से जानते हैं। एस्पायरेट ऑन द सिरिंज बिफोर इंजेक्शन। एस्पायरेट ऑन द सिरिंज बिफोर इंजेक्टिंग द मेडिकेशन टू बी श्योर नॉट टू हिट अ ब्लड वेसल। हमेशा जब भी आप किसी भी पेशेंट के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो निडल को इंसर्ट करने के बाद में हमेशा एस्पायरेट करके देखें, यानी पेशेंट में आपने निडल को 90 डिग्री एंगल से बिल्कुल सीधा इन किया, उसके बाद निडल का जो प्लगनर है उसे आप पीछे की तरफ पुल करके देखें।
अगर निडल के अंदर, सिरिंज के अंदर एयर बबल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही निडल को मसल्स के अंदर इंसर्ट किया है। लेकिन अगर वहां पर बबल्स की बजाय ब्लड आ जाता है तो तुरंत आप निडल को बाहर निकाल लेंगे और फिर दूसरा इंजेक्शन तैयार करके फिर इंजेक्शन लगाएंगे। कभी भी आईएम मसल्स के अंदर ब्लड नहीं आना चाहिए एस्पायरेट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, increased depth of breathing with normal respiratory rate is called। अगर किसी क्लाइंट में रेस्पिरेशन की रेट नॉर्मल हो लेकिन डेप्थ बढ़ने लगे तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर एपनिया, ब्रैडिपनिया, ऑर्थोपनिया या कॉस्मोल्स ब्रीथिंग? The right answer is option A, it is hyperopnia. Let's discuss all these terms. Increased depth of breathing with normal respiratory rate is known as hyperapnea. अगर कोई पर्सन गहरी गहरी सांसें ले रहा है लेकिन जो रेस्पिरेशन रेट या रेस्पिरेशन का काउंट है वो नॉर्मल है, 12 से 20 के बीच में है, तो ये कंडीशन हाइपर एपनिया कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 1 मिनट में नंबर ऑफ ब्रीथ्स 12 से 20 के बीच हो लेकिन रेस्पिरेशन की डेप्थ बढ़ जाए तो ये कंडीशन हाइपर एपनिया कहलाता है। ब्रैडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग। अगर रेस्पिरेशन की रेट 10 ब्रीथ्स पर मिनट से कम हो जाए तो ये कंडीशन ब्रैडिपनिया कहलाती है। और इसके ऑपोजिट होता है टैकिपनिया। उस सिचुएशन में रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल से बढ़ जाती है, यानी कि अगर किसी क्लाइंट में रेस्पिरेशन रेट 24 या इससे अधिक हो तो ये कंडीशन टैकिपनिया कहलाती है। ऑर्थोपनिया क्या है? डिस्कम्फर्ट इन ब्रीथिंग वाइल लाइंग डाउन फ्लैट। जब कोई पेशेंट लेट कर सांस ना ले पा रहा हो या लेटने के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो ये सिचुएशन ऑर्थोपनिया कहलाती है। और ऐसे पेशेंट्स को हम अक्सर फॉवलर्स या सेमी फॉवलर्स या हाई फॉवलर्स पोजीशन देते हैं। इस पोजीशन में आते ही पेशेंट को डिस्कम्फर्ट से रिलीफ होने लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि प्रीवियसली कई बार पूछी भी गई है, कॉस्मोल्स ब्रीथिंग। डीप एंड लेबर्ड ब्रीथिंग एसोसिएटेड विथ सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर किसी डायबिटीज पेशेंट को कीटो एसिडोसिस हुआ यानी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ा तो उसको रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफिकल्टीज होती हैं। पेशेंट सांस लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाता है, गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश करता है और ये पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग कॉस्मोल्स ब्रीथिंग के नाम से जाना जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा? लामा क्या है इसके बारे में आपको बताना है। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ऑप्शन बी, लीव एंड medication advice. Option C, leave alone with medical application. Option D, leave against medication apply. The right answer is option A, leave against medical advice. जब कोई पेशेंट बिना हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किए या बिना डॉक्टर की एडवाइस के हॉस्पिटल से निकल जाए, हॉस्पिटल को छोड़ दे, तो ये कंडीशन लामा कहलाती है। लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसके साथ ही एक वर्ड होता है डामा। डामा शब्द का मतलब होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस।
डॉक्टर कह रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको यहाँ रुकना होगा, लेकिन फिर भी पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेता है, तो ये कंडीशन डामा कहलाती है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, एंड लामा इज अ लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Nurse obtains vital signs and determines the level of comfort for the patient. Which standard of practice is performed? एज अ नर्स आपने किसी पेशेंट के वाइटल साइंस चेक किए और फिर उससे पूछा कि क्या वो कंफर्टेबल है. ये दोनों काम करने के बाद आप किस प्रकार का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन. The right answer is option A, it is assessment. Obtaining vital signs as a objective data and determining level of comfort by asking the patient is a subjective data. दो प्रकार के डाटाज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा और एक होता है सब्जेक्टिव डाटा. ऑब्जेक्टिव डाटा वह डाटा है जिसे हेल्थ पर्सोनल खुद जाकर चेक करता है. जैसे आप पेशेंट का बीपी चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव डाटा हैं. और सब्जेक्टिव डाटा वह होता है जो कि हमें क्लाइंट बताता है, पेशेंट बताता है. पेशेंट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा का कलेक्शन करना असेसमेंट के अंतर्गत आता है. ऑब्टेनिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम द पेशेंट इज नोन एज असेसमेंट इन द नर्सिंग प्रोसेस. आप सभी नर्सिंग प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये. नर्सिंग प्रोसेस फंक्शन एज अ सिस्टमिक गाइड टू क्लाइंट सेंटर्ड केयर विथ 5 सीक्वेंशियल स्टेप्स. किसी भी पेशेंट को केयर देने का एक सिस्टमैटिक पैटर्न है नर्सिंग प्रोसेस, और इसमें हमें 5 सीक्वेंस में स्टेप्स को फॉलो करना होता है. ये स्टेप्स कौन कौन से हैं? असेसमेंट. असेसमेंट सबसे पहला स्टेप है जिसमें हम पेशेंट से रिलेटेड सभी डाटाज को कलेक्ट करते हैं. फिर इन डाटाज के बिहाफ पर नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं कि एक्चुअली पेशेंट को प्रॉब्लम है क्या. फिर हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद प्लानिंग करते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से ठीक किया जाए, क्या इंटरवेंशंस किए जाएं, क्या ट्रीटमेंट दिए जाएं. फिर जो प्लान हमने बनाया है उसे एक्शन में लाते हैं. हमने जो प्लान बनाया है कि इसे ऐसी केयर देंगे, इसे ये मेडिसिन देंगे, इसे एक्शन में लेकर आने वाली फेज़ है इम्प्लीमेंटेशन फेज़. और फिर आपने अपने प्लान को, ट्रीटमेंट को पेशेंट को दे दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया. अब आप इसे देखेंगे कि क्या आपने जो प्लान इम्प्लीमेंट किया है वो सक्सेसफुल रहा, क्या पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो रही है. तो ये फाइनल स्टेप माना जाता है इवैल्यूएशन. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इन सभी स्टेप्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जिसे आप ADPI के नाम से जानते हैं. A फॉर असेसमेंट, D फॉर डायग्नोसिस, P फॉर प्लानिंग, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड E फॉर इवैल्यूएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a narrow cuff is used for measuring blood pressure, then what will be the outcome? प्रीवियस किसी वीडियो के अंदर किसी क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हुआ था जिसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था. मैं आपको वहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ. इसके बाद होपफुली आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे. अगर किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर लेने के दौरान आप नैरो कफ इस्तेमाल करते हैं तो इससे रिकॉर्ड होने वाले ब्लड प्रेशर रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एग्जैक्ट रीडिंग है वही मिलेगी. या फिर ऑप्शन बी, फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड. गलत रीडिंग मिलेगी और ज़्यादा रीडिंग मिलेगी, यानी पेशेंट का बीपी नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा.
या फिर फॉल्सली लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, पेशेंट की गलत रीडिंग मिलेगी और नॉर्मल से कम रीडिंग मिलेगी, या फिर इस सिचुएशन में हम बीपी को चेक ही नहीं कर पाएंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी आप नॉर्मल की तुलना में नैरो कफ का इस्तेमाल करते हैं, सकरे या पतले कफ का इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा आपको रीडिंग हाई मिलेगी नॉर्मल से। आइए इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ नैरो कफ लीड्स टू फॉल्सली हाई रीडिंग एंड यूज ऑफ लार्ज कफ विल कॉज फॉल्सली लो रीडिंग। अगर किसी अडल्ट को आपने बच्चे का कफ लगा दिया तो वहाँ पर रीडिंग हमेशा हाई आएगी, और किसी बच्चे को आपने अडल्ट वाले कफ से बीपी लिया तो उसमें हमेशा लो रीडिंग मिलेगी आपको। अब जो बीपी कफ हम इस्तेमाल करेंगे उसका साइज या शेप कैसे पहचाने हम, कितना होना चाहिए, तो इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है। द विड्थ ऑफ द ब्लड प्रेशर कफ शुड बी 40% ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड लेंथ ऑफ द कफ शुड बी 80% ऑफ द सर्कमफ्रेंस। मान लीजिए पेशेंट का ये अपर आर्म है। अब इस पेशेंट के इस एरिया का, इस अपर आर्म में अपने को यहाँ पर बीपी कफ लगाना है, तो हमेशा इस एरिया का सरकमफ्रेंस जितना होगा उस सरकमफ्रेंस का 40% तो चौड़ाई में बीपी कफ होना चाहिए, और इस सरकमफ्रेंस का 80% लंबाई में बीपी कफ होना चाहिए। आपके ये जो बाइसेप्स वाला एरिया है, आपके कितने साइज के बाइसेप्स हैं, उन बाइसेप्स का 40%, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में इस पेशेंट का जो बाइसेप एरिया है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी सरकमफ्रेंस से आपने फीते से इसे चारों तरफ से नापा तो 10 सेंटीमीटर आया। तो अब इस पेशेंट के लिए जो आइडल बीपी कफ होगा उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी अपर आर्म सरकमफ्रेंस का 80% तो लेंथ में बीपी कफ होना चाहिए और 40% विड्थ में बीपी कफ होना चाहिए। अगर आप इस रेशो में ब्लड प्रेशर कफ का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रीडिंग हमेशा एक्यूरेट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द बिलो साइंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक आता है, तो उस सिचुएशन में कौन सा साइन नहीं देखने को मिलेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाएंगी। इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाएगा। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट रहेगी, या फिर एब्सेंस ऑफ पल्स। The right answer is option A, constriction of pupil। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होने पर कभी भी आपको कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल नहीं देखने को मिलेगा। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल इज नॉट अ साइन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, इट इज अ साइन ऑफ ओपियोइड पॉइजनिंग। अगर कोई पर्सन ओपियोइड लेता, ओपियोइड से रिलेटेड पॉइजनिंग होती है, कोई नशीली चीज़ खा पी लेता है, तो उस सिचुएशन में जो उसकी आईज की प्यूपिल है, पुतली है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन, ब्रीथिंग एंड कॉन्शियसनेस। हमेशा कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होने पर पेशेंट के हार्ट फंक्शन स्टॉप होंगे, ब्रीथिंग सिसेशन हो जाएगा और पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा। इन कार्डियक अरेस्ट द हार्ट abruptly stops beating. Without prompt intervention it can result in person death। अगर इस सिचुएशन में सही तरह से इस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी डेथ होना निश्चित है। The main symptom is loss of consciousness and unresponsiveness
इस सिचुएशन में पेशेंट बेहोश मिलेगा और किसी भी प्रकार की रेस्पॉन्स नहीं करेगा। इन मेडिकल इमरजेंसी दिस मेडिकल इमरजेंसी नीड इमीडिएट सीपीआर और यूज ऑफ डिफिब्रिलेटर। इस सिचुएशन में आपको तुरंत सीपीआर देना है या फिर अगर हॉस्पिटल में है तो डीफैब करना है। हॉस्पिटल केयर इंक्लूड्स ड्रग एंड इम्प्लांटेबल डिवाइस और अदर प्रोसीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिसंबर 1, मई 12, जून 2, मई 1। The right answer is option B. It is May 12. International Nurses Day is celebrated on May 12, which is the birthday of Florence Nightingale. फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को हम हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और ये होता है 12 मई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते थे और इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में 12 मई 1820 को हुआ था। इनकी मृत्यु इंग्लैंड के लंदन में 13 अगस्त 1910 को हुई थी। ये एक ब्रिटिश नर्स, स्टैटिशियन, सोशल रिफॉर्मर थी जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की फिलॉसफी भी लिखी थी। क्रीमियन युद्ध के दौरान इन्होंने सोल्जर्स की बहुत ही अच्छी सेवा की, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ दी, उनका ख्याल रखा, उनकी फैमिलीज़ को लेटर्स लिखे और रात के समय जब वो वार्ड के राउंड पर जाती थी तो उनके पास हमेशा एक लैंप होता था, लालटेन होती थी। तभी से इसी सिचुएशन के कारण उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाने लगा। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ इंसर्शन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज मेजर्ड फ्रॉम। किसी पेशेंट में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को कितना इंसर्ट करना है, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे आप? ऑप्शन ए, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब देन जिफॉइड प्रोसेस। ऑप्शन बी, टिप ऑफ नोज टू जिफॉइड प्रोसेस। ऑप्शन सी, टिप टू नोज टू स्टमक। ऑप्शन डी, none of the above. The right answer is option A, tip of the nose to earlobe then xiphoid process. आप अपनी ही बॉडी पर इसे अप्लाई करके देखिएगा। आपके हाथ में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, आपने इस ट्यूब का टिप अपनी नोज टिप पर रखा। अब ट्यूब को धीरे धीरे अपने ईयर लोब तक लेकर जाएं। अब इस ईयर लोब से ट्यूब को आप अपने स्टर्नम बोन का जो आखिरी सिरा है, तीखा नुकीला पार्ट, जिफॉइड प्रोसेस आपके चेस्ट के पास, यहाँ तक इसे मीजर कर लें। ये जो लेंथ आई है, इस लेंथ तक आपको पेशेंट में इस एनजी ट्यूब को इंसर्ट करना है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इंसर्ट की जाती है और स्टमक तक इसे रखा जाता है, पहुंचाया जाता है। ये ट्यूब सही जगह पर लगी है या नहीं, इसे कंफर्म करने के लिए आप मोस्टली एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब उन पेशेंट्स के लिए लगाई जाती है जो कि माउथ से कुछ भी लेने में असमर्थ होते हैं या फुली कॉन्शियस नहीं होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को फीडिंग या मेडिकेशन देने के लिए इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिफनेस अकर्स इन बॉडी आफ्टर डेथ इज नोन एज। मृत्यु के बाद डेड बॉडी का अकड़ जाना, स्टिफ हो जाना क्या कहलाता है? एल्गर मॉर्टिस, लेवार मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस, नन ऑफ द अबव।
The right answer is option C. It is rigor mortis. आइए यहाँ पर पूछी गई सभी टर्म्स को, बताई गई सभी ऑप्शंस को डिस्कस करें। एल्गर मोर्टिस का मतलब है डेथ के बाद बॉडी टेम्परेचर का कम हो जाना। एल्गर मोर्टिस मीन्स डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। लेवार मोर्टिस मीन्स डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आफ्टर डेथ। डेथ के बाद बॉडी का डिस्कलर हो जाना, उसका रंग चेंज हो जाना। राइगर मोर्टिस मीन्स स्टिफनेस ऑफ बॉडी दैट अकर्स अबाउट 2 to 4 आवर्स आफ्टर डेथ। डेड होने के बाद बॉडी 2 से 4 घंटे बाद अकड़ने लगती है, ये सिचुएशन राइगर मोर्टिस है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, while cleaning the eye it has to be cleaned from। किसी पेशेंट में आई क्लीन करते समय क्लीनिंग की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, मिडिल ऑफ आई टू आउटर कैंथस, मिडिल ऑफ आई टू इनर कैंथस। बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। द करेक्ट आंसर इज इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। मान लीजिए ये आपका हंसता मुस्कुराता पेशेंट है, इस पेशेंट की आपको आई क्लीनिंग करनी है तो हमेशा आप इसे इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ करेंगे, इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ, आई के इनर नोज वाली साइड से आउटर साइड में। दिस इज द डायरेक्शन। Hopefully this is clear. Next important question, cleaning of thermometer need to be done in which direction after taking temperature। किसी पेशेंट में आपने टेम्परेचर ले लिया, इसके बाद थर्मामीटर को आप किस डायरेक्शन में क्लीन करेंगे? बल्ब टू स्टेम या स्टेम टू बल्ब? The right answer is option B, stem to bulb। आइए इस कॉन्सेप्ट को देखें। After taking temperature, cleaning has to be done from stem to bulb, that is more clean to less clean area। मान लीजिए ये आपका थर्मामीटर है, आपने पेशेंट का टेम्परेचर लिया तो इस थर्मामीटर का ये वाला हिस्सा पेशेंट की बॉडी के कांटेक्ट में आया, यानी ये वाला हिस्सा मोर कंटेमिनेटेड है। हमें अब इस सिचुएशन के अंदर जो स्वाब है उसे ऊपर से नीचे की तरफ, यानी लेस कंटेमिनेटेड एरिया से मोर कंटेमिनेटेड एरिया की तरफ वाइप करना होगा। तो याद रखें, टेम्परेचर लेने के बाद थर्मामीटर की क्लीनिंग की डायरेक्शन लेस कंटेमिनेटेड एरिया जो कि स्टेम पार्ट है, वहाँ से मोर कंटेमिनेटेड एरिया जो कि बल्ब पार्ट है, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसके ऑपोजिट जब आप पेशेंट में टेम्परेचर लेने जा रहे हैं, आपने थर्मामीटर को अभी यूज़ नहीं किया है, इस सिचुएशन में हमेशा जो क्लीनिंग है बल्ब टू स्टेम होनी चाहिए, यानी कि इस सिचुएशन में अब आप क्लीनिंग को बल्ब वाले हिस्से से स्टेम की तरफ करेंगे। ये आपकी डायरेक्शन होगी। अब आप यहाँ पर जो बल्ब वाला एरिया है वो लेस कंटेमिनेटेड है और स्टेम वाला एरिया मोर कंटेमिनेटेड है, तो इस सिचुएशन में जो क्लीनिंग डायरेक्शन होगी ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज। किसी भी पेशेंट में मसल्स में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी? The right answer is option A, it is electromyography।
मसल्स में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहलाती है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, मायो शब्द आपको जहाँ पर भी दिखे ये मसल से रिलेटेड है। ग्राफी का मतलब होता है स्टडी या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिकली किसी मसल का ग्राफिकली स्टडी करना इलेक्ट्रोमायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, एन्सेफेलो मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन। इसे आप शॉर्ट में ईईजी प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं। जनरली ये एपिलेप्सी या कन्वर्जेंस वाले पेशेंट्स में करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। आप बहुत अच्छी तरह से इस प्रोसेस को जानते हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे आप शॉर्ट में ईसीटी के नाम से जानते हैं, इज अ ट्रीटमेंट मॉडलिटी यूज्ड फॉर सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट्स और क्लाइंट्स। जब कोई पेशेंट सीवियरली डिप्रेस्ड है तो उनमें हम ईसीटी प्रोसेस यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, फॉर्मली नोन एज electroshock therapy, is a psychiatric treatment in which seizures in the brain are electrically induced in patient to provide relief from mental disorders. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को हम पहले इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के नाम से भी जानते थे, क्योंकि इस थेरेपी के द्वारा पेशेंट में ब्रेन एरिया के आसपास एक्सक्यूज मी इलेक्ट्रोड्स लगाकर करंट पास करवाया जाता है, जिसके कारण ब्रेन में सीजर लाइक एक्टिविटी जनरेट होती है और पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर से रिलीफ मिलता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।